students, I'm Sia Ashta Rizwani from HR Institute of Studies. Today, we'll be continuing with chapter number 3 of statistics for standard 11 student, and the name of the chapter is measure of central tendency, जिसमें हम सबसे पहले measure पे that is arithmetical mean, right? So arithmetical mean पढ़ने में अपन ने 6 illustration कर दिए, sorry, अपन ने 7 illustration कर दिए. 8th और 9th illustration करते हैं फटाफट. Let's see. 8th और 9th illustration में क्या डिफरेंस, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है. illustration 8 क्या लिखा है देखो. The data about the weight of mangoes from the tree are as follows. मतलब आपको डेटा दिया हुआ है weight of the mango on a tree. ट्री पे मैंगो लटके हुए और उसका वजन का डेटा आपको दिया हुआ है. मोरेओवर मिनिमम वेट ऑफ दिस मैंगो 410 ग्राम. मिनिमम वेट कितना है, कोई भी मैंगो का कम से कम वजन कितना होगा, 410 ग्राम. ठीक है. फाइंड द मीन वेट ऑफ द मैंगोस. मिनिमम वेट दे दिए, मिनिमम वेट कितना है, 410 ग्राम. आपको क्या फाइंड करना है, मैंगो का मीन वेट. तो देखो वेट ऑफ द मैंगो बिलो 420, बिलो 430, बिलो 440. मतलब ये कैसा डेटा है, लेस देन टाइप ऑफ डेटा है. मतलब ये जो आपको डेटा दिया हुआ है वो कैसा डेटा है, लेस देन टाइप ऑफ डेटा. तो इसको पहले आप, तो अगर डेटा लेस देन टाइप है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी. इस पूरे डेटा को नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखो पहले जो डेटा है वो मैं लिख रही हूँ. क्या लिखा है यहाँ पे देखो, वेट्स ऑफ मैंगोस बोला है बिलो 420, बिलो 420, देन बिलो 430, देन बिलो 440, बिलो 450, बिलो 460 एंड बिलो 470. और नंबर ऑफ मैंगोज दे दिए, नंबर ऑफ मैंगोज. अब ये जो नंबर ऑफ मैंगोज है ये बिलो 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 है, मतलब लेस देन टाइप ऑफ डेटा है. तो ये जो नंबर ऑफ मैंगोज है वो कैसी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. कैसी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव, लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्या है, 14, देन 34, देन 76, फिर 130, फिर 165 एंड 180. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये जो पूरा डेटा है वो लेस देन टाइप ऑफ डेटा है, इसको नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे क्लासेस निकालते हैं. कैसे निकालेंगे, बिलो 420, 420 से कम, और मिनिमम वेट कितना मैंने बताया था 410. तो 410 से तो कम होगा नहीं क्योंकि मिनिमम वेट ही 410 है. तो पहली क्लास क्या होगी, बिलो 420, मतलब 410 टू 420. दूसरी क्लास क्या होगी, 420 टू 430. फिर बिलो 440 मतलब 430 टू 440. अब आप सोच रहे होगे कि ये 430 इधर इंक्लूडेड है. नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया ये जो 430 वो कहाँ इंक्लूडेड है, नीचे. फिर 442 ये एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लासेस है. 450, देन 450 टू 460 एंड 460 टू 470. अब ये जो फ्रीक्वेंसीज है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करनी है. कैसे, लेस देन है तो पहले 14 का 14 लेंगे. तो फिर क्या फाइंड करेंगे, ये क्यूमुलेटिव है. ये जो 34 है ना, इस पे 14 भी इंक्लूडेड है. 34 जो है उसमें 14 भी इंक्लूडेड है. तो क्या करेंगे, 34 में से 14 निकाल दो. 34 में से 14 निकालेंगे तो कितना बचता है, 20. 34 माइनस 14 तो 20. फिर ये जो 76 है, ये 76 में पूरा का पूरा 34 इंक्लूडेड है. तो 76 में से 34 निकालना पड़ेगा. 76 माइनस 34 करोगे, यहाँ पे देखो 76 माइनस 34, 6 में से 4 गया 2 बचता है, 7 में से 3 गया 4 बचा, कितना बचा 42. तो कैलकुलेटर आपके पास हाथ में है तो 42. फिर ये जो 130 उसमें क्या इंक्लूडेड है, 76 इंक्लूडेड है. तो कैलकुलेटर पे लो 130 माइनस 76 करोगे तो आएगा 54. फिर 165 में से 130 निकाल दो. 165 में से 130 निकालोगे तो सिंपल आएगा 35. और लास्ट में 180 में से 165 निकालोगे तो 115. तो अभी तक तो ये जो डेटा अभी अपन ने निकाला वो सिंपल डेटा आ गया. अब तो सम इजी हो गया. मतलब ये सम में सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा था. जो आपको डेटा दिया था वो पूरा लेस देन टाइप ऑफ डेटा था, उससे आपने नॉर्मल डेटा निकाला और फिर अपन आगे सम सॉल्व करेंगे. बट बिफोर दैट अपन को यहाँ पे एक न्यू पॉइंट क्या था ये इलस्ट्रेशन में, कि जो डेटा दिया था वो लेस देन टाइप ऑफ डेटा था, उसको अपन ने सिंपल डेटा बनाया. कैसे पता चला लेस देन टाइप ऑफ डेटा था, बिकॉज बिलो 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 मतलब लेस देन. ठीक है. सो अपन ने सबसे पहले क्या किया, बिलो 420 बिलो 430 को क्लासेस में कन्वर्ट करा. बिलो 420 अपन को क्वेश्चन में दे दिया कि मिनिमम वेट 410 है, तो 410 से बिलो तो होगा नहीं,
तो पहली क्लास बना दी 410 टू 420 और फिर 420 टू 430, 430 टू 440 करके सारी क्लासेस में। फिर स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैंने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। उसके लिए क्या है, पहले 14 का 14 लिख दो, फिर ये जो 34 है ये क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव मतलब इसमें 14 भी इंक्लूडेड है, तो 34 में से 14 लेस किया। ये 76 क्यूमुलेटिव है, मतलब इसमें 34 भी इंक्लूडेड है, तो सक्सेसिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेस करते हैं सिंपल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब अपन क्या करते हैं, ये क्लासेस का क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। याद है ना, क्लासेस होते तो हमेशा मिड वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे आप निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते थे स्टूडेंट्स, जो मिड वैल्यू निकालेगा वो x होगा, लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2। तो आप क्या करोगे, 410 लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस 420 डिवाइड बाय 2। तो ये 830 को डिवाइड बाय 2 कर लो, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 5 415। कैलकुलेटर पे कर लेना, आ जाएगा 415। नेक्स्ट करोगे लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2। लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या है 420, अपर बाउंड्री पॉइंट 430, तो कैलकुलेटर पे लो 420 प्लस 430 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आ जाएगा 425। अकॉर्डिंगली अब बढ़ते जाओगे, नेक्स्ट आएगा 435, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइड बाय 2, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइड बाय 2 445, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइड बाय 2 455 एंड 465। ये मेरा मिड वैल्यू आ गई। कैसे निकाली वापस बता रही हूँ, लोअर बाउंड्री पॉइंट दिस लोअर एंड दिस अपर, इन दोनों को एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 कर लो। ये मेरा x आ गया, ये मेरा f है, ये x है और ये f है। अब क्या करेंगे, d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं, x माइनस ए डिवाइड बाय c। तो a पहले अज्यूम करना पड़ेगा, a क्या लेते हैं, ये बीच वाला टर्म ले लेते हैं 435। यूजुअली बीच वाला टर्म लेना ज्यादा एडवाइजेबल होता है, तो मैंने a क्या लिया 435। सी क्या लूंगी, सी देखो क्लासेस में कितने कितने का गैप है, 10-10 का गैप है, 410 और 420 में 10 का गैप, 420 और 430 में 10-10 का गैप, सब में 10-10 का गैप है। तो जो कॉमन गैप हो तो डिवाइड बाय दैट कॉमन गैप करो 10। अब क्या होगा, x माइनस ए डिवाइड बाय सी। x क्या है, कैलकुलेटर बिलो 415 माइनस ए क्या है, कैलकुलेटर बिलो 435, आपका आएगा -20, उसको डिवाइड बाय कर लोगे 10 तो आ जाएगा -2। सिमिलरली इसके लिए करो, कैलकुलेटर बिलो 425 माइनस 435 करोगे तो कितना आएगा, -10 और डिवाइड बाय 10 -1। 435 माइनस 435 0, 445 में से 435 गया तो कितना बचेगा 10। 445 में से 435 10 डिवाइड बाय 10 1। 455 में से 435 गया तो कितना बचेगा 20 डिवाइड बाय 10 2। एंड 465 में से 435 गया तो कितना बचेगा 30 डिवाइड बाय 10 3। ये मेरा डी आके नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एफ मल्टीप्लाई बाय डी। एफ मल्टीप्लाई बाय डी होगा, बाद में मैं आपको बता रही हूँ एफ मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है, दिस एंड दिस सिंपल। ओके, तो 14 2 जा 28 एंड साइन प्लस माइनस माइनस, 21 जा 20 प्लस माइनस माइनस, 42 0 जा 0, 54 1 जा 54, 35 2 जा 70, 15 3 जा 45। ये मेरा आ गया एफ टी। अब क्या करेंगे, एफ टी का टोटल सिग्मा एफ टी। कैलकुलेटर लो, इन सब का कर लो, ये याद है ना, माइनस का ध्यान रखना, तो आएगा टोटल 121। जब इसका टोटल करो तो साथ ही साथ हमेशा किसका टोटल कर देने का, फ्रीक्वेंसीज का। सिग्मा एफ टी बोल सकते हो उसको, या तो एम। जब फ्रीक्वेंसीज का टोटल करोगे तो आएगा 180। क्लियर। अब अपन को क्या यूज करनी है, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी। यही फॉर्मूला है। ए क्या है 435 प्लस सिग्मा एफ टी कितना आया 121 अपॉन एन कितना आया 180 मल्टीप्लाई बाय सी कितना है 10। तो क्या करोगे आप, 435 ऐसा का वैसा प्लस 121 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 1210 अपॉन 180। 435 ऐसा का वैसा, कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर पे करो 1210 डिवाइड बाय 180 तो आ जाएगा 6.7222। तो 6.72 ले लोगे, 6.72। तो क्या करोगे 435 प्लस 6.72 तो आएगा 441.72। ये अपना आ गया एक्स बार की वैल्यू। ये पूरा सम करने के बाद ये मेरा फाइनल आंसर है। सम ये पूरा यहाँ पे बहुत इजी सम था, बट क्या था, थोड़ा लंबा था। वापस स्टेप 1 अपन ने लेस देन टाइप ऑफ डेटा को सिंपल डेटा में कन्वर्ट किया, फिर मिड वैल्यू निकाली, डी निकाला, एफ डी निकाला और फॉर्मूला निकाला। गो थ्रू करो, नेक्स्ट सम कराती हूँ इलस्ट्रेशन 9। चलो अब अपन इलस्ट्रेशन 9 स्टार्ट करते हैं।
इलस्ट्रेशन 9 रीड करो और फट से उसमें एक फर्क है, मतलब कुछ अलग है। वो क्या अलग है वो मुझे बताओ। अच्छे से एक बार डेटा को रीड करना, मतलब एक बार टेबल को भी देखना। इलस्ट्रेशन 9 का क्वेश्चन लिखती है और मुझे बताना उसमें क्या फर्क है। देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल सेल्स टैक्स ऑफ डिफरेंट कंपनी इन अ जोन इज गिवन बिलो। फाइंड द मीन सेल टैक्स ऑफ दिस कंपनी। तो पहले सेल्स टैक्स दिया हुआ है, सेल्स टैक्स देखो क्लासेस है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50 और 50 से 70। और नंबर ऑफ कंपनीज मतलब फ्रीक्वेंसी 3, 14, 32, 40 और 21, 32, 40 और 21। चलो मुझे बताओ क्या डिफरेंस है। देखो, अगर आपने गेस कर लिया तो वेल डन, और नहीं गेस किया तो इतना आपको एनालिसिस होना चाहिए। देखो यहाँ पे 10, 10, 10, 20, 20 क्लास लेंथ सेम नहीं है। यहाँ पे क्लास लेंथ सेम ही है। अपने जो सम किया अभी तक 10 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस, क्लास लेंथ सेम थी, लेकिन यहाँ पे क्या क्लास लेंथ सेम नहीं है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट आपको आना चाहिए बात, क्या फर्क पड़ता है वो बताती, माइनर सा फर्क है, डजंट मैटर। चलो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपन मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मिड वैल्यू जो निकालते हैं वो x बन जाता है, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, लोअर 0, 0 प्लस 10, 10 डिवाइड बाय 2, 10 बाय 2 5, क्लियर। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15, राइट। 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाय 2 25, 50 प्लस 30 60 70 80, राइट। 80 डिवाइड बाय 2 40, 70 प्लस 50 120, 120 डिवाइड बाय 2 60। x है, f है, अब क्या निकालेंगे, d। d क्या होता है, x माइनस ए अपॉन सी। तो a मैं ले लेती हूँ 25 को ले लेती हूँ। सेंटर वैल्यू लेना इज मोस्ट एडवाइजेबल। a ले लिया 25। अब देखो, अब आता है c। यूजुअली जब क्लास लेंथ होती थी अपन क्या लेते थे, जो कॉमन डिफरेंस होता है, I mean, जो क्लास लेंथ होती थी 10 10, लेकिन अब क्लास लेंथ कॉमन नहीं है, तो हम 10 ले कि 20 ले। तो क्या करो, एक काम करो, ये जो हमने x निकाला ना, देखो इस x कौन से टेबल में आ रहा है, मतलब ये x की सारी वैल्यू कौन से टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में। ये सब 5 से डिविजिबल है, तो x को c को 5 ले लो। जो अपन पहले करते थे क्लास लेंथ से पहले जो क्लास लेंथ नहीं होती तो हम c की वैल्यू कैसे निकालते थे, जो भी x है वो जिससे डिविजिबल होता है, मतलब x ऐसी टेबल, ऐसा नंबर जिससे सारी वैल्यू ऑफ x डिविजिबल है। तो 5, 15, 25, 40, 60 सब किससे डिविजिबल है, सब 5 के टेबल में आते, तो मैंने c को 5 ले लिया। यहाँ पे क्यों C5 लिया, क्योंकि यहाँ पे क्लास लेंथ डिफरेंट है, तो हम क्लास लेंथ जब सेम होती है तो हम क्लास लेंथ ही लेते हैं। तो सिंपल D क्या है, 5 माइनस 25 20 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 मतलब 4, दैट इज -4। 15 माइनस 25 कितना होता है, 10 माइनस 10 डिवाइड बाय 5, 5 2 10 -2, 0। 40 माइनस 25 करोगे, ओके 40 माइनस 25 करोगे 15 आएगा, 15 डिवाइड बाय 5 करोगे 3। 60 माइनस 25 डिवाइड बाय 5 वुड बी 7, क्लियर। d आ गया, f मल्टीप्लाई बाय d करोगे, ये d और ये f, ठीक है। 4 3 12 माइनस 12, 14 2 28 माइनस 28, 32 0 0, 43 4 3 12 0, 21 multiplied by 7 would be 147। सिंपल। अब क्या करेंगे, f और d का सिग्मा कर देंगे। इन सबको प्लस करोगे तो आएगा 227। जब ये प्लस करते हो तो साथ ही साथ क्या कर देने का, फ्रीक्वेंसीज का भी प्लस, मतलब सिग्मा f, या तो आप इसको क्या लिख सकते हो n। इन सबको प्लस करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आएगा 110। अब फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस फिर सिग्मा एफ टी, राइट, फिर डिवाइड बाय एन, फिर बस मल्टीप्लाई बाय सी। ए क्या है 25, सिग्मा एफ टी कितना है 227, एन कितना है 110 और सी कितना है 5। तो सबसे पहले करोगे आप 25 प्लस 227 डिवाइड बाय 5 कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5, 227 मल्टीप्लाई बाय
227 multiplied by 5 would be 1135 divided by 110. तो 25 plus 1135 divided by 110 करोगे तो आ जाएगा 10.32. 10.32 plus 25 करोगे तो आएगा 35.32. सिंपल, मैं कैलकुलेटर पे खाली कैलकुलेट कर रही हूँ, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 35.32. तो यहाँ पे ये समय सेम ऐसा सिर्फ एक डिफरेंस कि यहाँ पे क्लास लेंथ इक्वल नहीं थी, क्लास लेंथ इक्वल नहीं थी, तो सी निकालना थोड़ा परेशानी का मैटर हो गया. तो कुछ नहीं, सारी एक्स की वैल्यू कौन से टेबल में आती है वो सी रख लो, फिर नॉर्मल सब गो थ्रू करो. ओके, तो ये क्लियर हुआ. अब हमें नेक्स्ट कंसेप्ट पे जा रहे हैं, कंबाइन मीन के कंसेप्ट पे. कंबाइन मीन क्या होता है? ये जो आपको डेटा दिए हुए थे अभी तक अपन ने जो अरिथमेटिकल मीन निकाले, वो एक ही सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन है और कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी है. लेकिन जब दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, जब दो मीन हो, तो उन दो मीन को कंबाइन कैसे करने का वो आप अभी सीखेंगे. कंबाइन मीन में क्या होता है, क्या बोले, कंबाइंड मीन. वर्ड से क्या पता चलता है? कंबाइंड मीन मतलब कितने मीन होंगे, एक से ज्यादा मीन होगा, उसको प्लस करना है. लेकिन प्लस करने की एक फॉर्मूला है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कंबाइंड मीन को ऐसे लिखते हैं, एक्स बार सी. एक्स बार मीन, लेकिन सी क्यों? बिकॉज ऑफ कंबाइन. तो एक्स बार सी इसको लिखते हैं. अब क्या होता है, मैंने बोला कि एक से ज्यादा मीन है, तो पहला जो मीन है उसका ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 लिखती हूँ, और पहले मीन को एक्स बार 1 प्लस एक और मीन है तो उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n2 और उसके एक्स बार को एक्स बार 2 प्लस एक और ऐसे फॉर एग्जाम्पल, तो उसको क्या लिखोगे, n3 और एक्स बार 3. और ऐसे करते करते जितने भी आप लिखते जाओ, उन सबको डिवाइड करोगे n1 प्लस n2 प्लस n3, जितने भी n उससे डिवाइड. बस ये हो गया आपका कंबाइन मीन. ठीक है, कंबाइन मीन में क्या होता है, जब एक से ज्यादा मीन और उन सारे मीन को आपको कंबाइन करके ओवरऑल मीन निकालना है, उसको बोलते हैं कंबाइन मीन. उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन को एक्स बार बोलते हैं, लेकिन कंबाइन इसलिए क्या वर्ड ऐड कर लेंगे, सी. अब जितने भी मीन है तो उसका n1 तो n तो होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सपोज पहला मीन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय पहला मीन, प्लस सेकंड मीन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड मीन, प्लस थर्ड मीन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय थर्ड मीन, एंड सो ऑन, जितने भी डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्लियर? चलो डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 10 स्टार्ट करते हैं. ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला यूज आएगी. अभी फॉर्मूला यूज करके हम करेंगे सम नंबर 10, illustration number 10. Illustration 10. So let's read the question, students. क्या बोला है? A factory owner knows that mean monthly production from January to March is 350 item. अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको नहीं देंगे, आपको निकालना है. एक फैक्ट्री ओनर को पता है कि उस फैक्ट्री का जनवरी से मार्च के बीच में कितना मीन प्रोडक्शन हो रहा है. मीन प्रोडक्शन मतलब एक्स बार, मीन प्रोडक्शन मतलब एक्स बार ही हो गया ना. तो जनवरी से मार्च कितने महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने. तो मेरा n1 कितना हुआ, 3 महीने का डेटा है, और एक्स बार कितना हुआ, देखो कितना मीन प्रोडक्शन है. मीन प्रोडक्शन बोला है 350 आइटम, तो ये 350. फिर बोला है फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त कितना प्रोडक्शन है. अब अप्रैल टू अगस्त n2 हो जाएगा कितना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने, 5 महीने. तो n2 कितना हो गया, 5. और x बार 2 कितना मीन प्रोडक्शन है अप्रैल टू अगस्त में, 254 आइटम, तो 254. फिर क्या बोला है, एंड फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर कितने महीने होते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, कितने महीने हुए, 4. तो मेरा n3 कितना हो गया, 4. और एक्स बार 3 कितना होगा, कितना दिया हुआ है सितंबर टू दिसंबर में, 315 आइटम्स. अब इस बेसिस पे यू नीड टू फाइंड, देखो कंबाइन मीन लिखा नहीं, क्या लिखा है, फाइंड द मीन मंथली प्रोडक्शन फॉर दैट ईयर. ये पूरे साल के लिए, जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे साल के लिए क्या अपन को फाइंड करना है, मीन मंथली प्रोडक्शन. मतलब इसमें कहीं भी लिखा नहीं कंबाइन मीन निकालो, लेकिन कॉमन सेंस, जब एक से ज्यादा मीन हो तो अपन क्या निकालेंगे, कंबाइन मीन. मैं आपको बता रही हूँ, लिखा नहीं जब एक से ज्यादा लेकिन मीन हो तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, कंबाइन. चलो मुझे फॉर्मूला बताओ, क्या लिखते हैं उसको, एक्स बार सी, फिर n1 कितने, एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2
प्लस n3 x बार 3 और लिखूं नहीं क्योंकि 3 ही है, डिवाइड बाय क्या करूं n1 प्लस n2 प्लस n3। ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, डायरेक्टली करोगे तो 1 मार्क गया। क्लियर? चलो मुझे बता दे जो n1 कितना है 3, x बार कितना है 350 प्लस n2 कितना है 5, x बार 2 कितना है 254 प्लस n3 कितना है 4 और x बार 3 कितना है 315 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 3 प्लस n2 5 प्लस n3 4। तो लो उठाओ कैलकुलेटर, सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 350 करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 350 कितना आया 1050 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 254 करो कितना आया 1270 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 315 तो आया 1260 डिवाइड बाय 3 5 प्लस 4 9 10 11 12 राइट। अब क्या करने का, इन सबको प्लस कर दो, लो कैलकुलेटर 1050 प्लस 1270 प्लस 1260 आ गया 3580 यहाँ लिख देती हूँ 3580 डिवाइड बाय 12, कुछ नहीं कैलकुलेटर है आपके पास, टेंशन नहीं, डिवाइड बाय 12 298.33 ये मेरा आ गया मीन मंथली प्रोडक्शन फॉर द ईयर। कितना आया 298.33 मतलब ये मेरा आ गया कंबाइंड मीन। क्लियर? क्या बोला था इस सम में, इस सम में प्रोडक्शन कितने महीने में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जनवरी टू मार्च में मीन प्रोडक्शन इतना, अप्रैल टू अगस्त में इतना। अब इसमें अपन को n1 और x1 कैसे निकालना है वो क्या है, जनवरी टू मार्च में कितने महीने 3 महीने तो n1 3 और तब मीन प्रोडक्शन इतना है तो मतलब x1 इतना। अप्रैल टू अगस्त में कितने महीने 5 महीने और तब मीन प्रोडक्शन इतना है। सितंबर टू दिसंबर में 3 महीने और तब मीन प्रोडक्शन इतना है। फिर कंबाइन मीन की फॉर्मूला डाल के आंसर निकाल दिया। गो थ्रू करो, फिर नेक्स्ट सम करते हैं। अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10 इस बेसिस पे ये कंबाइन मीन के कंसेप्ट पे ये देखो, ऊपर अभी कर देती हूँ ज्यादा जगह मिलेगी। इलस्ट्रेशन रेशियो ऑफ वुमेन एंड मेन एम्प्लॉय इन एन ऑफिस इज 1:2। एक ऑफिस में मेन और वुमेन और मेन एम्प्लॉय का रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है, वुमेन इज टू मैन का रेशियो 1:2। मतलब हर एक वुमेन के सामने कितने मेन्स है 2 मेन, 1:2 रेशियो है, हर एक वुमेन के सामने 2 मेन्स है। सिंपल, हर एक वुमेन के सामने 2 मेन। इफ द मीन ऑफ द एज ऑफ वुमेन एंड मेन आर 34 years एंड 37 years। मीन एज मतलब एक्स बार, वुमेन का मीन एज, वुमेन का मीन एज, मैं वुमेन को एक्स बार 1 ले लेती हूं। कितना एक्स बार 1, वुमेन का मीन एज दिया हुआ है 34 years और मेन का मीन एज है 37 years। मेन मीन एज एक्स बार 2 37 years। फाइंड द मीन एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑफिस। यहाँ पे भी नहीं बोला कंबाइंड मीन निकालो, लेकिन x1 x2 है तो कंबाइंड मीन क्या फाइंड करना है, मीन एज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज अपन को सीखनी है, यहाँ पे x1 x2 दिया हुआ लेकिन n1 n2 नहीं दिया हुआ। n1 n2 के लिए हम ये रेशियो यूज करेंगे। अपन को ये तो बोलती है कि हर एक वुमेन के सामने 2 मैन है, मतलब अगर मैं n1 मतलब वुमेन्स, अगर मैं बोलू नंबर ऑफ वुमेन्स को अगर मैं n1 मानू, a मानू से फॉर एग्जाम्पल a, मतलब ये जो मेरा n1 है अगर a है कि अगर a वुमेन है तो नंबर ऑफ मैन कितने होंगे, मतलब n2 कितना होगा, हर एक वुमेन के सामने 2 मैन है तो 2a है ना, क्योंकि ये तो रेशियो है ना 1:2। 1:2 रेशियो का मतलब ये कि अगर एक वुमेन है तो उसके सामने 2 मैन है, अगर 2 वुमेन है तो उसके सामने 4 मैन, 3 तो 6,
मतलब हर एक वुमेन के सामने 2 मैन है, तो अगर मैं वुमेन को ए मान रही हूँ तो मैन उससे डबल होंगे 2 है। क्लियर? अब देखो फॉर्मूला यूज करते हैं, x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2, सिर्फ यही होगा बिकॉज 2 ही है, डिवाइड बाय n1 प्लस n2। n1 कितना है a, x बार 1 34 सॉरी, n2 कितना है 2a और x बार 2 37। n1 कितना है a, n2 कितना है 2a। अब देखो 34a मल्टीप्लाई बाय 34a प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 2a करना पड़ेगा, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 2 करो पहले तो 74 आएगा, 74 और ये a प्लस 2a कितना होगा, a यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 प्लस 2a 3a, ठीक है, तो नीचे आ गया 3a। अब 34 प्लस 74 करो, 34 प्लस 74 108 है, 108 है और नीचे 3a, तो क्या करेंगे a कट, a और a कट और 108 डिवाइड बाय 3, तो आ गया 36। तो मीन एज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज कितना आ गया 34। पहले डर लगा ना ए है तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, नहीं सिंपल कट हो गया। तो इस सब में क्या था, बोला कि विमेन और मैन का रेशियो दे दिया था और दोनों की मीन एज दे दी, तो मीन एज दे दी मतलब x बार 1 x बार 2 मिल गया, ये तकलीफ नहीं है। लेकिन n1 n2 निकालना हल्का सा थोड़ा ट्रिकी था, ट्रिकी मतलब थोड़ा दिमाग लगाना था, लेकिन अपन के पास तो इजी सा तरीका है बिकॉज अपने पास वुमेन और मैन का रेशियो है। तो अपन ने बोला अगर एक वुमेन है तो 2 मैन है, तो अगर ए वुमेन है तो 2a मैन, तो n1a और n2 2 है, फिर फॉर्मूला में डाल दो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज अपन ने इलस्ट्रेशन 8, इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 11 ये चार्ट करें, ये चारों होमवर्क में करने अलोंग विद दैट एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट करनी है। एक बार कर लिए तो भी वापस पूरी कंप्लीट करनी है ना, बोलोगे हो गई मैम, नहीं, लेकिन वापस तो भी करनी है। एक्सरसाइज 3.1 में 7 सम है, 7 सम पूरे, तो कितना हुआ टोटल, ये 7 सम 8 9 10 11 सम, और रुको 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना होमवर्क में, चलो बस क्वेश्चन नंबर 1 ही करना, मतलब टोटल कितने 12 सम हुए। ये 4 सम जो अभी वीडियो में करें, 3.1 के 7 सम और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आगे अपन ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं, गुड बाय।